नमस्कार। हम इस वीडियो में यूजीसी नेट 2023 का प्रश्न पत्र सॉल्व करेंगे, जिसमें हमने 40 प्रश्न इससे पूर्व वाले वीडियो में कर लिया है। अब इसमें 41वें प्रश्न से शुरू करेंगे। 41वां प्रश्न है कि स्वर ध्वनि के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। स्वरों का स्वतंत्र उच्चारण नहीं किया जा सकता। दूसरा है, उच्चारण की दृष्टि से मूल स्वर 10 हैं। तीसरा है, स्वर ध्वनि के उच्चारण में हवा अबाध गति से मुख विवर से निकलती है। चौथा है, सभी स्वर आक्षरिक नहीं होते हैं। पांचवा है, मात्रा के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं, ह्रस्व एवं दीर्घ। तो इसमें ऑप्शन सही होगा दूसरा, उच्चारण की दृष्टि से मूल स्वर 10 हैं। तीसरा सही होगा, स्वर ध्वनि के उच्चारण में हवा अबाध गति से मुख विवर से निकलती है। और पांचवा सही होगा कि मात्रा के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं, ह्रस्व एवं दीर्घ। अब 42वां प्रश्न है, क्रिया के संबंध में निम्नलिखित तथ्य है। पहला है, जिस क्रिया का फल कर्म पर नहीं कर्ता पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। दूसरा है, जो क्रियाएं वाक्य के अंत में रहकर वाक्य को समाप्त करती हैं वे समापिका क्रियाएं कहलाती हैं। तीसरा है, जिस शब्द के प्रयोग द्वारा किसी वस्तु के विषय में विधान किया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। चौथा है, अकर्मक क्रिया में किसी कर्म का होना अनिवार्य है। पांचवा है, क्रिया के मूल अंश को धातु कहते हैं। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है दूसरा, जो क्रियाएं वाक्य के अंत में रहकर वाक्य को समाप्त करती हैं वे समापिका क्रियाएं कहलाती हैं। तीसरा ऑप्शन सही है, जिस शब्द के प्रयोग द्वारा किसी वस्तु के विषय में विधान किया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। और पांचवा सही है, क्रिया के मूल अंश को धातु कहते हैं। अब है 43वां प्रश्न, भारतेंदु युगीन कविता के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अब्र नाम से उर्दू में कविताएं लिखी। दूसरा है, दशरथ विलाप और फूलों का गुच्छा खड़ी बोली में रचित है। तीसरा है, जगमोहन सिंह कानपुर के रंगमंच और वहाँ की संस्था रसिक समाज से जुड़े थे। चौथा है, गीत गोविंदानंद और वर्ष विनोद भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं हैं। पांचवा है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने प्रात समीरन कविता में बंगला के प्यार छंद का प्रयोग किया। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो होगा दूसरा, दशरथ विलाप और फूलों का गुच्छा खड़ी बोली में रचित है। उसके बाद होगा चौथा ऑप्शन सही, गीत गोविंदानंद और वर्ष विनोद भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं हैं। और सही होगा पांचवा, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने प्रात समीरन कविता में बंगला के प्यार छंद का प्रयोग किया है। इस प्रकार से इसमें 3 ऑप्शन सही हैं, दूसरा, चौथा और पांचवा। 44वां प्रश्न है कि गद्य विधाओं से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऋणजल धनजल फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा रचित बाढ़ और सूखे से संबंधित रिपोर्टाज का संकलन है। दूसरा है, कलम का मजदूर अमृत राय द्वारा लिखित प्रेमचंद की जीवनी है। तीसरा है, ज्ञान मंडल बनारस द्वारा 2 खंडों में प्रकाशित साहित्य कोश के संपादक राम कुमार वर्मा थे। चौथा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी अपने निबंधों में भारत के सांस्कृतिक इतिहास का पुनर्निर्माण करते हैं। पांचवा है कि दूसरी परंपरा की खोज विश्वनाथ त्रिपाठी द्वारा लिखित आलोचना की पुस्तक है। तो इसमें ऑप्शन सही होगा, सबसे पहले पहला सही होगा, ऋणजल धनजल फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा रचित बाढ़ और सूखे से संबंधित रिपोर्टाज का संकलन है। ऋणजल धनजल। उसके बाद है ऑप्शन सही तीसरा,
ज्ञान मंडल बनारस द्वारा 2 खंडों में प्रकाशित साहित्य कोश के संपादक राम कुमार वर्मा थे। फिर है चौथा ऑप्शन सही कि हजारी प्रसाद द्विवेदी अपने निबंधों में भारत के सांस्कृतिक इतिहास का पुनर्निर्माण करते हैं। 45वां प्रश्न है, आत्मकथा के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, बनारसी दास जैन की अर्धकथानक हिंदी की प्रथम आत्मकथा मानी जाती है। दूसरा है, जोश मलिहाबादी की यादों की बारात, अमृता प्रीतम की रशीदी टिकट तथा हंसा वाडेकर की सुनो सुनाती हूँ अनुदित आत्मकथाओं के उदाहरण हैं। तीसरा ऑप्शन है, कस्तूरी कुंडल बसे प्रभा खेतान है, यहाँ गलत टाइप हो गया है, प्रभा खेतान द्वारा रचित आत्मकथा है। चौथा है, अपने अपने पिंजरे शिवराज सिंह बेचैन द्वारा रचित आत्मकथा है। पांचवा है, अपनी खबर पांडे बेचन शर्मा उग्र द्वारा रचित आत्मकथा है। तो इसमें सही होगा पहला, दूसरा और पांचवा ऑप्शन। पहला है, बनारसी दास जैन की अर्धकथानक हिंदी की प्रथम आत्मकथा मानी जाती है, यह बिल्कुल सत्य है। दूसरा है, जोश मलिहाबादी की यादों की बारात, अमृता प्रीतम की रसीदी टिकट तथा हंसा वाडेकर की सुनो सुनाती हूँ अनुदित आत्मकथाओं के उदाहरण हैं, ये बिल्कुल सत्य है। और इसके बाद पांचवा सही है कि अपनी खबर पांडे बेचन शर्मा उग्र द्वारा रचित आत्मकथा है। और ये जो अपनी खबर है, यह हायर एजुकेशन में जो असिस्टेंट प्रोफेसर है उसके प्रश्न पत्र में भी ये सम्मिलित है, पाठ्यक्रम में ये सम्मिलित है, अपनी खबर पांडे बेचन शर्मा उग्र का आत्मकथा। फिर है 46वां प्रश्न, काव्य दोष से संबंधित सही उदाहरण है। क्लिष्टत्व दोष है, वेद नखताग्रह जोरी अरध करी को बरजय हम खात। दूसरा है, अक्रमत्व दोष, इसमें है, मुख मयंक को देख कर विकसा मानस कंज। फिर है तीसरा, दुष्क्रमत्व दोष, मारुत नंदन मारुत को मन को खगराज को वेग लजायो। चौथा है, ग्राम्यत्व दोष, कसती कटी थी कनिष्ठ माँ असी देती मंझली घनिष्ठ माँ। पांचवा है, अप्रतित्व दोष, हियतल बसी दुख देत है ये तेरे अनुभाव। इसमें बताना है काव्य दोष से संबंधित सही उदाहरण कौन कौन से हैं। तो इसमें पहला उदाहरण सही है, क्लिष्टत्व दोष है, वेद नखताग्रह जोरी अरध करी को बरजय हम खात, इसमें क्लिष्टत्व दोष है क्योंकि ये क्लिष्ट है। और तीसरा है, दुष्क्रमत्व दोष, मारुत नंदन मारुत को मन को खगराज को बेग लजायो। पांचवा है, अप्रतित्व दोष, ये सही है, हियतल बसी दुख देत है ये तेरे अनुभाव। 47वां प्रश्न है, काव्य रीति के संबंध में सही कथन है। पहला है, रीति शब्द का प्रथम प्रयोग आचार्य वामन ने किया। दूसरा है, रीति ने रीति के स्थान पर मार्ग शब्द का प्रयोग किया। दंडी ने रीति के स्थान पर मार्ग शब्द का प्रयोग किया। तीसरा है, आचार्य रुद्रट ने रीति को शब्द संघटना बताया। चौथा है, भोज ने रीतियों की संख्या 105 मानी। पांचवा है, चौथा था, भोज ने रीतियों की संख्या 105 मानी। पांचवा प्रश्न है कि हृदय के रागात्मक भावों की अभिव्यंजना करने वाली रीति गौड़ी रीति है। तो इसमें जो सही कथन है काव्य रीति के संबंध में वह है पहला, रीति शब्द का प्रथम प्रयोग आचार्य वामन ने किया। उसके बाद दूसरा भी सही है, दंडी ने रीति के स्थान पर मार्ग शब्द का प्रयोग किया। उसके बाद तीसरा सही है, और तीसरा सही है कि आचार्य रुद्रट ने रीति को शब्द संघटना बताया। तो इस प्रकार से रीति शब्द का प्रथम प्रयोग आचार्य वामन ने किया, दंडी ने रीति के स्थान पर मार्ग शब्द का प्रयोग किया, आचार्य रुद्रट ने रीति को शब्द संघटना बताया। ये तीनों ही जो कथन है यह रीति के संबंध में बिल्कुल सत्य है। अब हम देखेंगे 48वां प्रश्न। 48वां प्रश्न है, कल्पना के संबंध में कॉलरिज के कथनों पर विचार कीजिए।
पहला है, कल्पना को कॉलरिज ने ईश्वरीय शक्ति माना है जिसका गुण है सृजन। दूसरा है, कॉलरिज कल्पना के दो भेद मानते हैं, मुख्य कल्पना और गौण कल्पना। तीसरा है, मुख्य कल्पना की अवस्थिति जन सामान्य के मस्तिष्क में भी होती है, जबकि गौण कल्पना मुख्यतः दार्शनिक तथा कलाकार की विशेषता है। चौथा है, मुख्य कल्पना इच्छा चालित वॉलंटरी होती है। पांचवा है, मुख्य कल्पना अधिक सचेत, सक्रिय तथा सायास होती है। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो होगा दूसरा, कॉलरिज कल्पना के दो भेद मानते हैं, मुख्य कल्पना और गौण कल्पना। उसके बाद तीसरा सही होगा, मुख्य कल्पना की अवस्थिति जनसामान्य के मस्तिष्क में भी होती है, जबकि गौण कल्पना मुख्यतः दार्शनिक तथा कलाकार की विशेषता है। उसके बाद चौथा भी सही है कि मुख्य कल्पना इच्छा चालित वॉलंटरी होती है। इस प्रकार से ये 3 कथन सत्य है कल्पना के संबंध में। 49वां प्रश्न है, अंग्रेजी शिक्षा के संबंध में उपयुक्त विचार है। अंग्रेजी शिक्षा के संबंध में उपयुक्त विचार है, अंग्रेजी शिक्षा भारतीयों की धर्म के प्रति आस्था को कमज़ोर करने वाली थी। अंग्रेजी शिक्षा भारतीयों को मानसिक दासता से मुक्त करने वाली थी। तीसरा है, अंग्रेजी शिक्षा ने सरकारी नौकरियों में भारतीयों के प्रवेश के द्वार खोले। चौथा है, अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीयों को अपनी परंपराओं से मोह करना सिखाया। और पांचवा है, अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार के लिए सरकार ने नए शिक्षा संस्थान खोले। तो अंग्रेजी शिक्षा के संबंध में जो सत्य कथन है वह है पहला, अंग्रेजी शिक्षा भारतीयों की धर्म के प्रति आस्था को कमज़ोर करने वाली थी। उसके बाद तीसरा सही है कि अंग्रेजी शिक्षा ने सरकारी नौकरियों में भारतीयों के प्रवेश के द्वार खोले। फिर पांचवा सही है कि अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार के लिए सरकार ने नए शिक्षा संस्थान खोले। फिर है 50वां प्रश्न। 50वां प्रश्न है, दलित विमर्श से संबंधित उपयुक्त कथन है। डॉक्टर अंबेडकर ने इतिहास में दलितों की भूमिका को रेखांकित करने का प्रयास किया। दूसरा है, दलित विमर्शकार गांधी दर्शन को दलित साहित्य का वैचारिक आधार मानते हैं। तीसरा है, ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। चौथा है, दलित चिंतक वर्णाश्रम व्यवस्था की हिमायत करते हैं। पांचवा है, दलित आत्मकथाएं एक व्यक्ति के बहाने समाज का यथार्थ प्रस्तुत करती हैं। तो 50वां प्रश्न का जो ऑप्शन सही है वह है पहला, डॉक्टर अंबेडकर ने इतिहास में दलितों की भूमिका को रेखांकित करने का प्रयास किया। उसके पश्चात सत्य है तीसरा, ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। फिर पांचवा सही है कि दलित आत्मकथाएं एक व्यक्ति के बहाने समाज का यथार्थ प्रस्तुत करती है। तो अगर दलित आत्मकथा के बारे में आए तो ये विशेषता है कि दलित आत्मकथाएं एक व्यक्ति के बहाने समाज का यथार्थ प्रस्तुत करती हैं। अब 51 प्रश्न है, सतपुड़ा के जंगल कविता में जंगल के संबंध में कौन से विशेषण प्रयुक्त हैं? जगमगाते जगे जागे। दूसरा है, नींद में डूबे हुए से। तीसरा है, चिलचिलाते जले। चौथा है, घिनौने घने। तो सतपुड़ा के जंगल कविता में जंगल से संबंध में जो विशेषण है वह है दूसरा, नींद में डूबे हुए से। फिर चौथा है घिनौने घने। उसके बाद पांचवा है कंप से कनकने। अब है प्रश्न नंबर 52, प्रिय प्रवास किन छंदों में रची गई है? प्रिय प्रवास किन छंदों में रची गई है? इंद्रवज्रा, द्रुत विलंबित, शार्दूल विक्रीडित, कनक मंजरी, मंदाक्रांता। तो नीचे दिए गए विकल्पों में जो सही उत्तर है वो है दूसरा, प्रिय प्रवास द्रुत विलंबित। प्रिय प्रवास में द्रुत विलंबित छंद है। उसके बाद है तीसरा, शार्दूल विक्रीडित छंद है। और है पांचवा, मंदाक्रांता। इस प्रकार से प्रिय प्रवास जो है
खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य जो बोला जाता है इसको, हरिऔध का है यह। तो इसमें छंद है द्रुत विलंबित, शार्दूल विक्रीडित और मंदाक्रांता। 53 नंबर का प्रश्न है कि भ्रमर गीत पदों में गोपियाँ उद्धव को किन वचनों से संबोधित करती हैं? भ्रमर गीत पदों में गोपियाँ उद्धव को किन वचनों से संबोधित करती हैं? पहला है जोग सिखावन पांडे, दूसरा है ज्ञान कौमहल, तीसरा है मधुकर मधु मतवारे, चौथा है घोष बड़ो व्यापारी, पांचवा है निर्गुण नदिया मादरी। तो इसमें जो सही होगा वो होगा पहला जोग सिखावन पांडे, उसके बाद होगा तीसरा मधुकर मधु मतवारे, फिर होगा चौथा सही घोष बड़ो व्यापारी। तो पहला जोग सिखावन पांडे, तीसरा मधुकर मधु मतवारे और चौथा घोष बड़ो व्यापारी। इन वचनों से गोपियाँ भ्रमर गीत के पदों में उद्धव को संबोधित करती हैं। 54 प्रश्न है 54 नंबर का। मैला आंचल की स्त्री पात्र है सुहागी, फुलिया, मनोरमा, आभा रानी, मंगला देवी। तो मैला आंचल की जो स्त्री पात्र है उसमें है पहले, दूसरा है फुलिया नाम की है स्त्री पात्र, फिर है मनोरमा नाम की स्त्री पात्र, नहीं मनोरमा नहीं है, फुलिया है, आभा रानी है और मंगला देवी हैं। दूसरा, चौथा और पांचवा ऑप्शन सही होगा फुलिया, आभा रानी और मंगला देवी। ये 3 स्त्री पात्र मैला आंचल की ही हैं। फिर है तमस उपन्यास। तमस उपन्यास के पात्र हैं अब्दुल्ला बेग, गिरधारी लाल, हरनाम सिंह, हयात बख्श, देवदत्त। तो इसमें जो पात्र है वो तीसरा हरनाम सिंह है तमस के, उसके बाद हैं चौथा हयात बख्श, फिर है पांचवा देवदत्त। ये 3 तमस के हैं, हरनाम सिंह, हयात बख्श और देवदत्त। फिर है प्रश्न 56वां नंबर का कि मानस का हंस उपन्यास की रचना में अमृतलाल नागर ने निम्न पुस्तकों से सहयोग लिया। तुलसी काव्य मीमांसा, तुलसी आधुनिक वातायन से, लोकवादी तुलसीदास, काशी का इतिहास, अकबर। तो मानस का हंस उपन्यास की रचना में अमृतलाल नागर ने जिन पुस्तकों का सहयोग लिया है उसमें सत्य है पहला तुलसी काव्य मीमांसा, फिर चौथा काशी का इतिहास, फिर पांचवा अकबर। तुलसी काव्य मीमांसा, लोकवादी तुलसी काव्य मीमांसा, फिर है काशी का इतिहास और उसके बाद है अकबर। 57 नंबर का प्रश्न है तीसरी कसम कहानी के पात्र हैं लाल मनोहर, पलटदास, महेश्वर, धुन्नीराम। तो इसमें ऑप्शन सही होगा पहला लाल मनोहर, फिर दूसरा पलटराम और फिर चौथा बेगू पटवारी। तीसरी कसम कहानी के पात्र हैं लाल मनोहर, पलटदास और धुन्नीराम। बेगू पटवारी नहीं है। तीसरी कसम कहानी के पात्र हैं लाल मनोहर, पलटदास और चौथा है धुन्नीराम। ये सत्य है। इसके बाद है 58 नंबर का प्रश्न कि गैंग्रीन कहानी के संदर्भ में विचार कीजिए। इस कहानी में पिता पुत्र के संघर्ष का चित्रण किया गया है। इस कहानी में अज्ञेय के निम्न मध्यम वर्गीय जीवन की विषमताओं को चित्रित करने में सफलता मिली है। इस कहानी में अज्ञेय ने दाम्पत्य जीवन की सारहीनता और एक रसता को चित्रित किया है। इस कहानी में पूर्वदीप्ति शैली का प्रयोग किया गया है। फिर पांचवा है गैंग्रीन के रोगियों के अक्सर पैर काटे जाने की सूचना जीवन की त्रासदी को अभिव्यक्त करती है। तो इसमें जो सत्य कथन है वह है दूसरा। इस कहानी में अज्ञेय के निम्न मध्य वर्गीय जीवन की विषमताओं को
चित्रित करने में सफलता मिली है अज्ञेय को। फिर है तीसरा ऑप्शन सही, इस कहानी में अज्ञेय ने दाम्पत्य जीवन की सारहीनता और एक रास्ता को चित्रित किया है। फिर पांचवा ऑप्शन सही है, गैंग्रीन के रोगियों के अक्सर पैर काटे जाने की सूचना जीवन की त्रासदी को अभिव्यक्त करती है। इस प्रकार से दूसरा, तीसरा और पांचवा ऑप्शन सही है। अब है 59वां प्रश्न, आषाढ़ का एक दिन नाटक में मल्लिका के कथन कौन से हैं? पहला है, इस सौंदर्य के सामने जीवन की सब सुविधाएं हेय है। दूसरा है, कोई भूमि ऐसी नहीं जिसके अंतर में कोमलता न हो। तीसरा है, आज तक का जीवन किसी तरह बीता ही है, आगे का भी बीत जाएगा। चौथा है, यह अवसर देखने के लिए ही तो मैंने आज तक का जीवन जिया है। पांचवा है, ये प्रतियां मैंने उज्जैनी से आने वाले व्यवसायियों से प्राप्त की है। तो इसमें जो सत्य होगा, आषाढ़ का एक दिन नाटक में मल्लिका के जो कथन है वह है दूसरा, कोई भूमि ऐसी नहीं जिसके अंतर में कोमलता न हो। तीसरा सही है, आज तक का जीवन किसी तरह बीता ही है, आगे का भी बीत जाएगा। पांचवा ऑप्शन सही है, ये प्रतियां मैंने उज्जैनी से आने वाले व्यवसायियों से प्राप्त की है। प्रश्न नंबर 60 है, प्रश्न नंबर 60, भारत दुर्दशा नाटक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस नाटक में भारत दुर्देव और उसकी सेना के माध्यम से भारत दुर्दशा के चित्र प्रस्तुत हुए हैं। दूसरा है, इसमें मद्यपान को सही सिद्ध करने के लिए मदिरा नामक पात्र को रचा गया है। तीसरा है, भारत दुर्दशा नाटक भारतेंदु के व्यथित हृदय की अभिव्यक्ति है। चौथा है, नाटक में प्रतीकात्मक पात्र रोग कहता है, निश्चय भारत को अब नाश। पांचवा है, इस नाटक में भारतेंदु के देशभक्त और समाज सुधारक रूप के दर्शन होते हैं। तो जो भारत दुर्दशा नाटक के संबंध में जो कथन सत्य है वह है पहला, इस नाटक में भारत दुर्देव और उसकी सेना के माध्यम से भारत दुर्दशा के चित्र प्रस्तुत हुए हैं, ये सत्य है। तीसरा सत्य है कि भारत दुर्दशा नाटक भारतेंदु के व्यथित हृदय की अभिव्यक्ति है। और इसके बाद पांचवा ऑप्शन सही है कि इस नाटक में भारतेंदु के देशभक्त और समाज सुधारक रूप के दर्शन होते हैं। 61वां प्रश्न है, अध्यापक पूर्ण सिंह से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। हिंदी, पंजाबी और अंग्रेजी में लिखने वाले पूर्ण सिंह ने अंग्रेजी में सर्वाधिक लिखा है। दूसरा है, पूर्ण सिंह ने स्वामी राम तीर्थ की जीवनी 1924 में लिखी थी। तीसरा ऑप्शन है कि पूर्ण सिंह पारंपरिक भारतीय उदात्त जीवन मूल्यों को आधुनिक पाश्चात्य दर्शन एवं विज्ञान के आलोक में नया रूप देकर प्रस्तुत करना चाहते थे। चौथा है, पूर्ण सिंह ने हिंदी में कुल 36 निबंध लिखे। पांचवा है, पूर्ण सिंह ने हिंदी में स्वच्छंदतावादी कविताएं लिखी। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वह होगा पहला में क्या है कि अध्यापक पूर्ण सिंह जो हैं उन्हें हिंदी, पंजाबी और अंग्रेजी में लिखने वाले पूर्ण सिंह ने अंग्रेजी में सर्वाधिक लिखा है। तो ये सत्य है, हिंदी, पंजाबी, अंग्रेजी तीनों में लिखते थे, परंतु जो सर्वाधिक लिखा है वह अंग्रेजी में लिखा है, ये ऑप्शन सत्य है। उसके बाद दूसरा सही है, पूर्ण सिंह ने स्वामी राम तीर्थ की जीवनी 1924 में लिखी थी। तो पूर्ण सिंह ने किसकी जीवनी लिखी थी? राम तीर्थ की जीवनी 1924 में लिखी थी, ये भी सत्य है। और इसके बाद तीसरा सत्य है कि पूर्ण सिंह पारंपरिक भारतीय उदात्त जीवन मूल्यों को आधुनिक पाश्चात्य दर्शन एवं विज्ञान के आलोक में नया रूप देकर प्रस्तुत करना चाहते हैं। 62वां प्रश्न है, शिवशंभू के चिट्ठे से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। शिवशंभू शर्मा एक कल्पित चरित्र है। दूसरा है, श्रीमान का स्वागत में शिवशंभू लॉर्ड मिंटो के बारे में लिखते हैं। तीसरा है, इन निबंधों में वे व्यंग्य विनोद भाव का बड़ी सहजता से प्रयोग करते हैं। चौथा है, बनाम लॉर्ड कर्जन नामक चिट्ठे का प्रकाशन वर्ष 1901 है। पांचवा है, शिवशंभू अपने को वायसराय के समक्ष गूंगी प्रजा का एक वकील, एक दुरासा मानते हैं।
तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वह होगा पहला, शिव शंभू शर्मा एक कल्पित चरित्र है। तीसरा सही ऑप्शन है, इन निबंधों में वे व्यंग्य विनोद भाव का बड़ी सहजता से प्रयोग करते हैं। और उसके बाद पांचवा ऑप्शन सही है, शिव शंभू अपने को वायसराय के समक्ष गूंगी प्रजा का एक वकील, एक दुरासा मानता है। 63 नंबर का प्रश्न है, निबंधकार प्रताप नारायण मिश्र से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी का एडिशन कहा जाता है। उनके निबंधों में भाषा का स्वरूप अत्यंत औपचारिक है। तीसरा है, निबंध के क्षेत्र में उन्हें आत्मव्यंजक निबंधों का जन्मदाता माना जाता है। चौथा है, उन्होंने बहुत से उड़िया निबंधों का हिंदी में अनुवाद किया। पांचवा है, उनके निबंधों में संस्कृत और उर्दू के शब्दों के साथ बैसवारे की ग्रामीण कहावतों और शब्दों का भी प्रयोग मिलता है। तो 63वें प्रश्न का सही जो है वह है पहला, प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी का एडिशन कहा जाता है, यह सत्य है। तीसरा कथन सत्य है कि निम्न के निबंध के क्षेत्र में उन्हें आत्मव्यंजक निबंधों का जन्मदाता माना जाता है प्रताप नारायण मिश्र को, ये सत्य है। पांचवा भी सत्य है कि उनके निबंधों में संस्कृत और उर्दू के शब्दों के साथ बैसवारे की ग्रामीण कहावतों और शब्दों का भी प्रयोग मिलता है। 64वां प्रश्न है, आवारा मसीहा के संदर्भ में विचार कीजिए। द्विजेंद्र लाल राय शरद चंद्र के कटु आलोचक थे। दूसरा है, गांगुली परिवार के किशोर नवहुल्लोड़ के प्रति लोलुप दृष्टि से देखते थे। तीसरा है, बड़ी दीदी कहानी के प्रकाशन के समय शरद चंद्र रंगून में थे। चौथा है, देवदास लिखते समय शरद चंद्र की आयु 17 वर्ष की थी। पांचवा है, शरद चंद्र ने दिया सलाई का कारखाना खोलने के लिए प्रमथनाथ भट्टाचार्य को रुपए दिए। तो इसमें जो सत्य कथन है वह है दूसरा, गांगुली परिवार के किशोर नवहुल्लोड़ के प्रति लोलुप दृष्टि से देखते थे। और इसके बाद है तीसरा ऑप्शन सही, बड़ी दीदी कहानी के प्रकाशन के समय शरद चंद्र रंगून में थे। इसके बाद सही है चौथा कथन, देवदास लिखते समय शरद चंद्र की जो आयु थी वह 17 वर्ष थी। अब इसके बाद 65 नंबर का प्रश्न है। 65 नंबर का जो प्रश्न है यह आंसर की में इसको गलत माना गया था, तो इसको छोड़ देते हैं। हम 66 वाला पढ़ते हैं। इसमें सुमेलित करना है, तो इसमें है तत्पुरुष समास लवकुश यथामति शिवालय चक्रपाणी। तो तत्पुरुष समास किसमें है? जो तत्पुरुष समास है वह शिवालय में है, शिवालय में तत्पुरुष समास होगा। उसके बाद द्वंद्व समास लवकुश में द्वंद्व समास है, अव्ययी भाव समास यथामति में है और बहुब्रीहि समास चक्रपाणी में होगा। 67 नंबर का प्रश्न है, संप्रदाय का नाम है और प्रवर्तक है। संप्रदाय है श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, सनकादि संप्रदाय। और प्रवर्तक है रामानुजाचार्य, निम्बार्काचार्य, मध्वाचार्य और विष्णु स्वामी। तो जो श्री संप्रदाय है वह है रामानुजाचार्य का, ब्रह्म संप्रदाय है वह है मध्वाचार्य का, रुद्र संप्रदाय है विष्णु स्वामी का, सनकादि संप्रदाय है निम्बार्काचार्य का। 68 नंबर का प्रश्न है, ये भी सुमेलित करना है। इधर रचना है कि मंटो मेरा दुश्मन, ये और वे, जंजीरें और दीवारें, प्रेमचंद्र घर में। तो इसमें जो सत्य होगा वह है मंटो मेरा दुश्मन। यह जो है ये उपेंद्र नाथ अश्क का है। ये और वे यह है जैनेंद्र कुमार का। जंजीरें और दीवारें यह है रामवृक्ष बेनीपुरी का। और प्रेमचंद्र घर में यह है शिवरानी देवी का। अब प्रश्न है 69वां प्रश्न है कि काव्य प्रकाश, इसमें यह भी सुमेलित करना है, काव्य प्रकाश, चंद्रालोक, कुवलयानंद और साहित्य दर्पण। तो काव्य प्रकाश जो है वह है 11वीं शताब्दी का।
उसके बाद है चंद्रालोक। चंद्रालोक है 13वीं शताब्दी का। कुवलयानंद है 17वीं शताब्दी का। और साहित्य दर्पण है 14वीं शताब्दी का। 70वां प्रश्न है, ये भी सुमेलित करना है। गोस्वामी तुलसीदास, तुलसी काव्य मीमांसा, तुलसी आधुनिक वातायन से और लोकवादी तुलसीदास, ये पुस्तक है। और आलोचक है उदय भानु सिंह, रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ त्रिपाठी, रमेश कुंतल मेघ। तो इसमें गोस्वामी तुलसीदास लिखे हैं रामचंद्र शुक्ल। इनकी पुस्तक का नाम है गोस्वामी तुलसीदास। तुलसी काव्य मीमांसा उदय भानु सिंह का है, तुलसी काव्य मीमांसा। फिर है तुलसी आधुनिक वातायन से, यह है रमेश कुंतल मेघ का। तुलसी आधुनिक वातायन से पुस्तक लिखे हैं रमेश कुंतल मेघ। लोकवादी तुलसीदास लिखे हैं विश्वनाथ त्रिपाठी। विश्वनाथ त्रिपाठी की पुस्तक का नाम है लोकवादी तुलसीदास। 71वां प्रश्न है, यह भी सुमेलित करना है। प्रथम खंड, द्वितीय खंड, तृतीय खंड, चतुर्थ खंड दिया हुआ है। इस शेखर एक जीवनी में किस खंड में क्या है, शीर्षक उसका बताना है। तो प्रथम खंड में जो शीर्षक है वह है उषा और ईश्वर, ये प्रथम खंड में है। द्वितीय खंड में है बीज और अंकुर। तृतीय खंड में है प्रकृति और पुरुष। चतुर्थ खंड में है पुरुष और परिस्थिति। इस प्रकार से 72वां प्रश्न होगा। इसमें भी सुमेलित करना है किरण, लक्ष्मा, अनीता और शामनाथ। तो जो किरण है ये कानों में कंगना कहानी की पात्र है। लक्ष्मा है, यह है कोशिका घटवार की पात्र। अनीता राही नामक कहानी की पात्र है। और शामनाथ चीफ की दावत का पात्र है। अब फिर सुमेलित करने के लिए आया है चंद्रगुप्त नाटक है, अंजो दीदी, बकरी, स्कंदगुप्त। तो चंद्रगुप्त नाटक में है लीला, पात्र जो है लीला वो चंद्रगुप्त नाटक की है। अंजो दीदी नाटक में जो पात्र है वह है मुन्नी। और बकरी नाटक में पात्र है राम। स्कंदगुप्त नाटक की पात्र है जयमाला। फिर 74वां प्रश्न है, इसमें भी सुमेलित करना है। चिंतामणि भाग 1 में किसका है, के संपादक कौन है? तो तीसरा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चिंतामणि भाग 1 आचार्य रामचंद्र शुक्ल संपादक थे। चिंतामणि द्वितीय भाग के संपादक हैं आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। चिंतामणि 2 के हैं। चिंतामणि तृतीय भाग के संपादक हैं नामवर सिंह, डॉक्टर नामवर सिंह। और चिंतामणि चतुर्थ भाग के संपादक हैं कुसुम चतुर्वेदी और ओम प्रकाश सिंह। तो प्रथम के हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, द्वितीय के हैं आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, चिंतामणि तृतीय के हैं डॉक्टर नामवर सिंह, चिंतामणि चतुर्थ के हैं कुसुम चतुर्वेदी और ओम प्रकाश सिंह। अगला प्रश्न है 75 नंबर का कि देवनागरी लिपि के मानकीकरण के प्रयासों को पहले से बाद के क्रम में लगाएं। तो डॉक्टर राधाकृष्ण की अध्यक्षता में गठित परिषद। दूसरे में दिया है काका कालेलकर की अध्यक्षता में गठित सुधार समिति। तीसरे में दिया है काका कालेलकर की अध्यक्षता में गठित सुधार समिति। चौथा है महाराष्ट्र साहित्य परिषद पुणे द्वारा गठित लिपि सुधार समिति। पांचवा है आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में गठित परिषद। तो इसमें जो सही क्रम होगा वो सबसे पहले आएगा, उसमें दूसरा में है महादेव गोविंद रानाडे के सुझाव, यह सबसे पहले आएगा। इसके बाद आएगा चौथा महाराष्ट्र साहित्य परिषद पुणे द्वारा गठित लिपि सुधार समिति। उसके बाद क्रम में आएगा तीसरा काका कालेलकर की अध्यक्षता में गठित सुधार समिति। फिर आएगा पांचवा आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में गठित परिषद। फिर आएगा पहला डॉक्टर राधाकृष्ण की अध्यक्षता में गठित परिषद। 76वां प्रश्न है प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार रामविलास शर्मा द्वारा रचित कृतियों को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए।
तो सबसे पहले आएगा आस्था और सौंदर्य, दूसरे में आएगा भाषा और समाज, तीसरे नंबर पे आएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, चौथे में आएगा नई कविता और अस्तित्ववाद, पांचवें नंबर में आएगा प्राचीन भारत के भाषा परिवार। इस प्रकार से ये क्रम रहेगा। फिर है 77वां प्रश्न, स्थापना वर्ष के आधार पर निम्नलिखित संस्थाओं को पहले से बाद के क्रम में रखिए। तो सबसे पहले आएगा ब्रह्म संप्रदाय समाज, दूसरे में आएगा प्रार्थना समाज, तीसरे नंबर पे आएगा आर्य समाज, चौथे नंबर पे आएगा थियोसॉफिकल सोसाइटी, पांचवे में रामकृष्ण मिशन। तो इस प्रकार से चौथा, पांचवा, पहला, दूसरा, तीसरा ऑप्शन सही होगा। पहला में सबसे पहले आएगा ब्रह्म समाज की स्थापना सबसे पहले हुई, उसके बाद हुई प्रार्थना समाज की स्थापना, उसके बाद हुआ आर्य समाज की स्थापना, उसके बाद थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना और सबसे लास्ट में है रामकृष्ण मिशन की स्थापना। 78वां प्रश्न है, कमायनी के सर्गों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो सबसे पहले है श्रद्धा सर्ग, उसके बाद है काम सर्ग, उसके बाद आएगा लज्जा सर्ग, उसके बाद आएगा कर्म सर्ग, उसके बाद आएगा ईड़ा। तो यहाँ पे मतलब क्रम से जो प्रश्न दिया है उसमें यही क्रम आएगा, पांचवा, दूसरा, चौथा, पहला, तीसरा। तो सबसे पहले आया है कौन सा क्रम आया है? सबसे पहले आया है श्रद्धा, चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा होता है ना, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा। तो सबसे पहले आएगा श्रद्धा, उसके बाद आएगा काम, उसके बाद आएगा लज्जा, फिर कर्म, फिर ईड़ा। ऑप्शन के अनुसार ये क्रम बनेगा। फिर है निम्न उपन्यासों को प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो सबसे पहले कौन सा आएगा इसमें उपन्यास? यहाँ पे जो प्रश्न है यह आयोग द्वारा गलत कर दिया गया था, तो इसलिए इसको नहीं पढ़ते हैं। अब 80 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कहानियों को प्रथम प्रकाशन वर्ष के आधार पर पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो ईदगाह सबसे पहले आएगा कानों में कंगना है 1913, फिर आएगा दूसरा आकाशदीप 1928, फिर उसके बाद आएगा पहला ईदगाह 1933, उसके बाद आएगा राजा निर्बंसिया 1957, फिर आएगा परिंदे 1960। इस प्रकार से ये क्रम रहेगा। 81 नंबर का प्रश्न है, अंधेर नगरी नाटक में पहले से बाद में आए संवादों का क्रम निर्धारित कीजिए। चना चुरमुर चुरमुर बोले, बाबू खाने को मुँह खोले, लोभ पाप को मूल है, लोभ मिटावत मान, चूरन जब से हिंद में आया, इसका धन बल सभी घटाया, चूरन साहेब लोग जो खाता, सारा हिंद हजम कर जाता, चना खाते मियाँ जुलाहे, दाढ़ी हिलती गाहे बगाहे। तो सबसे पहले जो आएगा वो आएगा अंधेर नगरी नाटक में जो सबसे पहले संवाद आएगा वह आएगा लोभ पाप को मूल है, लोभ मिटावत मान। दूसरे नंबर पे आएगा चना चुरमुर चुरमुर बोले, बाबू खाने को मुँह खोले। तीसरे नंबर पे आएगा चना खाते मियाँ जुलाहे, दाढ़ी हिलती गाहे बगाहे। चौथा आएगा चूरन जब से हिंद में आया, इसका धन बल सभी घटाया। फिर पाँचवें नंबर पे आएगा चूरन साहेब लोग जो खाता, सारा हिंद हजम कर जाता। ये सबसे लास्ट में आएगा। इस प्रकार से ऑप्शन सही होगा दूसरा, पहला, पाँचवा, तीसरा और चौथा। 82वां प्रश्न है, अभिकथन और कारण से आ गया ये प्रश्न। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण के रूप में। अभिकथन है ए कि भौगोलिक परिवेश का भाषा के मानकीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान रहता है। आर है भाषा मूलतः सामाजिक उत्पाद है। सामाजिक परिवेश किसी भाषा के मानकीकरण की प्रक्रिया को गति प्रदान करने वाला सबसे सबल कारण है। तो इसमें सही है, ए और आर दोनों सही है। ए भी है सही और आर भी सही है, ए की सही व्याख्या है।
भौगोलिक परिवेश का भाषा के मानकीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान रहता है, ये बिल्कुल सत्य है। और भाषा मूलतः सामाजिक उत्पाद है। सामाजिक परिवेश की किसी भाषा के मानकीकरण की प्रक्रिया को गति प्रदान करने वाला सबसे सबल कारण है, यह भी सही है। तो अगला प्रश्न है 83 नंबर का। नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन एक है बघेली बोली के अन्य दो नाम है लरिया और खलताही भी है। दूसरा है कथन कि डॉक्टर उदय नारायण तिवारी के अनुसार अवधी बघेली और छत्तीसगढ़ी में बहुत कम अंतर है। उपर्युक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें जो कथन एक है वह बिल्कुल असत्य है और कथन दो सत्य है। बघेली बोली के अन्य दो नाम लरिया और खलताही भी है, यह बिल्कुल गलत है, ये छत्तीसगढ़ी का है। इसके बाद है कि डॉक्टर उदय नारायण तिवारी के अनुसार अवधी बघेली और छत्तीसगढ़ी में बहुत कम अंतर है, ये सत्य है। डॉक्टर उदय नारायण तिवारी ने कहा है कि अवधी बघेली और छत्तीसगढ़ी में बहुत कम अंतर है। 84 नंबर का प्रश्न है नीचे दो कथन दिए गए हैं। एक अभिकथन एक अभिकथन के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण के रूप में। अभिकथन है गांधी जी के सभी धार्मिक विचार उनके निजी अनुभवों से निकले थे, इसीलिए उनकी भाषा में वही वैधता और सच्चाई मिलती है जो उपनिषदों में दिखाई देती है, जो बुद्ध और ईसा परमहंस रामकृष्ण के उद्गारों से भरी हुई है। तो ये बिल्कुल सही है। और गांधी जी ने धार्मिक सत्यों को खोजा नहीं, अपने जीवन में उनकी अनुभूति की थी, ये भी सही है। इस प्रकार से ए और आर दोनों सही है। अब 85 नंबर का प्रश्न है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, अभिकथन और दूसरा है कारण। तो उसमें अभिकथन है कि आपका बंटी उपन्यास में विवाह की असफलता और तलाक की ट्रेजडी के त्रास को बेगुनाह बंटी की ही सबसे अधिक भोगता है। तो ये बिल्कुल सही है। बंटी पिता के होते हुए बिना पिता और माँ के रहते बिना माँ का हो गया, अंततः उसे मिला भटकाव, असमंजस और अकेलापन। बंटी पिता के होते हुए भी बिना पिता और माँ के रहते हुए भी बिना माता का हो गया, अंततः उसे मिला भटकाव, असमंजस और अकेलापन। तो ये ए और आर दोनों कथन सत्य है। 86वां प्रश्न है सिंदूर की होली नाटक में कुल 2 अंक है। नज़ीर, माहिर अली, चंद्रकला और कृष्णलाल इसके प्रमुख पात्र हैं। तो ये गलत है, इसमें 3 अंक का है सिंदूर की होली। उसके बाद है कि सिंदूर की होली नाटक की कथा प्रातःकाल 9 बजे से शुरू होती है तथा कथा की अंतिम घटना लगभग 10 बजे रात्रि में बीत जाती है। तो ये जो है वो सत्य है। सिंदूर की होली जो नाटक है उसमें कथा जो होती है वो प्रातःकाल 9 बजे से शुरू होती है और कथा की अंतिम घटना लगभग 10 बजे रात्रि में बीत जाती है, ये सत्य है। लेकिन पहला वाला गलत है, सिंदूर की होली में 3 अंक है। 87वां प्रश्न है नीचे 2 कथन दिए गए हैं। एक अभिकथन के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण के रूप में। अभिकथन ए है कि एक और द्रोणाचार्य नाटक के माध्यम से समकालीन शिक्षा जगत की यथार्थ विसंगतियों एवं विद्रूपताओं को उजागर किया गया है, ये बिल्कुल सही है। एक और द्रोणाचार्य नाटक वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार, पक्षपात, शिक्षक समुदाय के पंगु, असहाय, बेबस और अपाहिज चरित्र को पौराणिक कथा के माध्यम से प्रस्तुत करता है। तो ये कथन भी सत्य है। इस प्रकार से ए और आर दोनों सही है, लेकिन ए की सही व्याख्या नहीं है। अब है 89वां प्रश्न कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं। एक अभिकथन है और दूसरा कारण है। अभिकथन है यात्राएं यहाँ पर जितनी बाहर की होती हैं उतनी ही अंदर की ओर भी। कारण है यात्रा संस्मरण टूरिस्ट गाइड का स्थान लेने के लिए नहीं लिखे जाते और पढ़े जाते। ऐसी पुस्तकों में प्रस्तुत ब्यौरा एक व्यक्ति की यात्रा का ब्यौरा होता है और वह यात्रा जितनी बाहरी होती है उतनी ही भीतरी भी। इस प्रकार से ए और आर दोनों सही है। 90 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित निबंधों को कालक्रमानुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। गवई गंध गुलाब, आम रास्ता नहीं है, जीवन अज्ञात का गणित है, चली फगुनहट बौरे आम,
उठ जाग मुसाफिर। तो इसमें सबसे पहला है गंवई गंध गुलाब, फिर दूसरे नंबर पे आएगा आम रास्ता नहीं है, तीसरे नंबर पे आएगा जीवन अज्ञात का गणित है, चौथे नंबर पे उठ जाग मुसाफिर, पांचवें नंबर पे। इस प्रकार से यह क्रम बिल्कुल सही है। इसके बाद 2 पैराग्राफ दिया हुआ है और पहला पैराग्राफ से 5 प्रश्न आता है और दूसरे पैराग्राफ से 5 प्रश्न। इस प्रकार से हमने तो 90 प्रश्न कर लिया है। फिर पैराग्राफ वाला पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़िए और प्रश्न का उत्तर दिए गए विकल्पों में से चुनिए। सूफी साधक ईश्वर को निराकार भी मानते हैं और साकार भी। वे ईश्वर को मनुष्य की आत्मा और मानव जीवन को उस आत्मा का आवरण मानते हैं। प्रायः प्रत्येक साधक ईश्वर की कल्पना परम सुंदरी नारी के रूप में करता है जिस पर वह आसक्त होना चाहता है। सूफी मत में परमेश्वर साकार सौंदर्य है और साधक साकार प्रेम। सूफी संप्रदाय में साधिकाएं भी हुई हैं जो परमात्मा को अपना पति समझती थी। इनमें से बसरे की राबिया नाम की साधिका बहुत प्रसिद्ध हुई। कहते हैं एक बार उन्होंने कहा था कि मेरा हृदय परमात्मा के प्रेम से ऐसा लबालब भर गया है कि उसमें नबी के भी प्रेम के लिए जगह नहीं रही, फिर शैतान के प्रति घृणा की तो बात ही क्या है। सौंदर्य से प्रेम और प्रेम से मुक्ति, यह सूफी मत के सिद्धांतों का निचोड़ है। इसी प्रेम की सिद्धि के लिए सूफियों ने इसके मजाजी की भी छूट दी, क्योंकि इसके मजाजी से भी इसके हकीकी हासिल हो सकता है। वैसे सूफी मत यति, वृत्ति, वैराग्य साधना, योग और संयम सब पर जोर देता है। सौंदर्य और प्रेम के बाद सूफियों में संगीत की प्रधानता है, क्योंकि संगीत में मन को केंद्रित करके उसे ऊपर ले जाने की शक्ति होती है, इसीलिए उसमें संगीत की प्रधानता है। उसका उपयोग सूफी संत समाधि की सुगमता के लिए किया करते हैं। जो संगीत है उसका उपयोग सूफी संत समाधि की सुगमता के लिए किया करते हैं। मनुष्य के सीमित गुणों को सूफी नाशूद कहते हैं। तो नाशूद किसे कहते हैं? सूफी मनुष्य के सीमित गुणों को नाशूद कहते हैं और भगवान की निश्सीमता को लाहूत कहते हैं। लाहूत किसे कहते हैं? भगवान की निश्सीमता को लाहूत कहते हैं। इसी प्रकार जब तक मनुष्य मोक्ष अथवा ईश्वर मिलन से दूर है मोक्ष अथवा ईश्वर मिलन से दूर है, तब तक उसकी स्थिति बका की स्थिति समझी जाती है। तो बका की स्थिति किसको समझी जाती है? जब तक मनुष्य मोक्ष अथवा ईश्वर मिलन से दूर है तब तक उसकी स्थिति बका की स्थिति समझी जाती है, तथा जब तक वह मोक्ष अथवा ब्रह्म मिलन को प्राप्त करता है तब वह फना, विनाश, निःशेषता या निर्वाण की स्थिति में पहुंच जाता है। तो निर्वाण को ही फना कहा गया है। सूफियों के 2 संप्रदाय हैं, जिनमें से एक तो यह मानता है कि सृष्टि का उपादान कारण प्रकाश है। तो जो सूफी है उनके 2 संप्रदाय हैं, जिनमें से एक तो यह मानता है कि सृष्टि का उपादान कारण प्रकाश, और दूसरा यह है कि सृष्टि विचार से निकली है। सूफियों में एक संप्रदाय और है जो हुलूल कहा गया है अवतारवाद को, इम्तिजाज कहा गया है अंशावतारवाद, और नस्खे अरबा यानी आत्मा के आवागमन में विश्वास करता है। तो राबिया नाम की साधिका शैतान से भी घृणा क्यों नहीं करती थी? इसलिए क्योंकि उसके हृदय में परमात्मा के अतिरिक्त किसी दूसरे के लिए जगह ही नहीं थी। 92वां प्रश्न है, सूफी मत के अनुसार मानव जीवन को किसका आवरण माना जाता है? आत्मा का। सूफी मत के अनुसार मानव जीवन को आत्मा का आवरण माना जाता है। संगीत का उपयोग सूफी संत किसके लिए करते हैं? समाधि की सुगमता के लिए सूफी लोग संगीत का उपयोग करते हैं। 94 प्रश्न है, बका की स्थिति से क्या अभिप्राय है? तो ईश्वर मिलन से दूर की स्थिति को बका स्थिति कहते हैं।
बका की स्थिति कहते हैं ईश्वर मिलन से दूर की स्थिति को। 95वां प्रश्न है, ब्रह्म मिलन या मोक्ष की प्राप्ति की दशा सूफियों में क्या कहलाती है? तो ब्रह्म मिलन या मोक्ष की प्राप्ति की दशा सूफियों में फना कहलाती है। अब एक और पैराग्राफ है। 95 प्रश्न हम लोगों ने कर लिया, 5 प्रश्न और इस पैराग्राफ से करना है। तो पैराग्राफ पहले पढ़ते हैं। हिंदी प्रदेश में नवजागरण 1857 ईस्वी के स्वाधीनता संग्राम से शुरू होता है। इस स्वाधीनता संग्राम की पहली विशेषता यह है कि यह सारे देश की एकता को ध्यान में रखकर चलाया गया था। राष्ट्रीय एकता का यह उद्देश्य भारतीय सेनाओं के नेताओं ने अपने सामने रखा था, सामंतों ने नहीं। इसीलिए जो नवाब स्वतंत्र बादशाह बन बैठे थे, उन्हें भारतीय सेना के नेतृत्व ने दिल्ली के मातहत करार दिया और इसी शर्त पर उनके साथ संयुक्त मोर्चा बनाया। अपने विघटन काल में भारतीय सामंतवाद राष्ट्रीय एकता की पहचान खो चुका था। अलग अलग बादशाहों, नवाबों और राजाओं की सत्ता कायम करने के बदले सभी सामंतों को एक ही झंडे के नीचे संगठित करने का प्रयत्न एक सामंत विरोधी कार्य था। इस संग्राम की दूसरी विशेषता यह है कि राज्य सत्ता की मूल समस्या सामंतों के हित में नहीं, जनता के हित में हल की गई थी। बहादुर शाह को सारे देश का बादशाह घोषित किया गया था, किंतु वास्तविक सत्ता बादशाह या उसके अनुयायियों के हाथ में नहीं थी। सैनिक नेतृत्व ने दिल्ली के बादशाह को वही दर्जा दिया था जो ब्रिटेन में वहां के बादशाह को हासिल था। वह राजतंत्र में मुखिया बनाया गया था, पर आर्थिक, राजनीतिक और सैनिक अधिकार उसको कोर्ट के हाथ में थे, जिसमें भारतीय सेना के चुने हुए प्रतिनिधि थे। इस संग्राम की तीसरी विशेषता यह है कि अंग्रेजों ने जमींदारों और साहूकारों को जहां भी नए अधिकार दिए हैं, जहां भी किसानों के विरुद्ध इन शोषकों के पक्ष में उन्होंने फैसले किए थे, वहां भारतीय सेना का प्रभुत्व कायम होते ही अथवा अंग्रेजों का प्रभुत्व खत्म होते ही जनता ने अंग्रेजों की कायम हुई व्यवस्था उलट दी। इस तरह की कार्रवाई से इस स्वाधीनता संग्राम का सामंत विरोधी पक्ष और पुष्ट होता था। इस संग्राम की चौथी विशेषता यह है कि इसका नेतृत्व उन किसानों ने किया जो फौज में सिपाहियों और सूबेदारों के रूप में काम कर रहे थे। उनके अनेक छोटे बड़े सामंत इनके सहायक थे, संग्राम के नेता नहीं। अक्सर वे देसी सेना के दबाव में आकर अंग्रेजों से लड़े। फौज के भीतर वाले किसानों के साथ गांव के गैर फौजी किसान थे और इन दोनों ने मिलकर जो हथियारबंद लड़ाई चलाई, वैसी लड़ाई न तो सन 57 में पहले कभी चलाई गई थी और न उसके बाद कभी चलाई गई। लड़ने वाले किसानों में केवल उच्च वर्ण हिंदू नहीं थे, उनके साथ निम्न वर्ण के सैकड़ों आदमी थे। हिंदुओं के साथ हजारों मुसलमान थे। धर्म और वर्ण की सीमाएं तोड़कर लाखों किसान एक ही लड़ाई में शामिल हुए। उपर्युक्त अनुच्छेद के अनुसार हिंदी प्रदेश में नवजागरण कब शुरू हुआ? 1857 के स्वाधीनता संग्राम में नवजागरण शुरू हुआ। फिर प्रश्न है प्रश्न नंबर 97 कि उपर्युक्त अनुच्छेद के अनुसार 1857 को स्वाधीनता संग्राम की विशेषता है, तो इसका सामंत विरोधी पक्ष स्पष्ट और प्रबल था। फिर है 98वां नंबर कि 1857 के संग्राम के बाद किसे बादशाह बनाया गया? बहादुर शाह को बनाया गया था। उपर्युक्त अनुच्छेद के अनुसार 1857 के स्वाधीनता संग्राम के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका नेतृत्व किसानों ने किया, यह सत्य है। और लास्ट आज का इस प्रैक्टिस का प्रश्न है कि उपर्युक्त अनुच्छेद के अनुसार 1857 के स्वाधीनता संग्राम में सामंतों की क्या भूमिका थी? तो सामंत विद्रोह में नेतृत्वकर्ता किसानों के सहायक थे। इस प्रकार से ये प्रश्न पत्र समाप्त हो गया। यूजीसी नेट परीक्षा मार्च 2023 प्रथम पाली का 60 प्रश्न इस वीडियो में मैंने किया है और 40 प्रश्न एक और वीडियो है जिसके थंबनेल पे लिखा है यूजीसी नेट परीक्षा मार्च 2023 प्रथम पाली, उसमें 40 प्रश्न है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। हर जगह पे आते हैं, चाहे टीजीटी हो, पीजीटी हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, जो भी हो। हिंदी तो हिंदी है, हर जगह आती है। और तो ठीक है, धन्यवाद।